Assalamu alaikum, all viewers, my dear students, my research fellows. This is Dr. Sajad Mangi, Faculty Advisor, ICE, Department of Civil Engineering, Mehran University, Shaykh Zulfikar Ali Bhutto Campus, Khairpur, Miras. So you are watching our live session 3, and today our topic of discussion is the how to design research methodology for thesis and projects. So today we have resource person from Hamdard University, Dr. Kiran Jamil, Assistant Professor, Hamdard University, and she is also head of department, and she did his PhD from University of Karachi, and she is also enrolled in postdoc fellowship at University of Malaya, Malaysia. So welcome, Dr. Kiran, in our program. Assalamu alaikum, Dr. Kiran here. Thank you so much, Dr. Mangi, for inviting me and Nauman. Definitely is a very great experience for me to host you guys, as an to speak with you guys to take participate in your discussion with the research series. And I hope this discussion or this tutorial or this activity will definitely help for both the campuses and both the universities as well. And madam, today our session in both language, so you can really talk in English and Urdu as well. No problem. Okay, thank you. So, how much Okay. number of students were there? Number of students is depend upon the visibility as the students can join. So the number of students will be appear here. So it's depend upon the availability of internet and all other sources. So we will continue our session. So it is also recorded in the system, and after end of the session we will upload in different groups, and you can also upload at your page, and as your students can also view this program. Okay, thank तो you. हमारे पास टाइम होगा डिस्कशन का एक घंटा, हम 1 घंटे के लिए डिस्कशन करेंगे, और जो स्टूडेंट्स क्वेश्चंस करेंगे तो उसको भी इंटरटेन करेंगे क्वेश्चंस को। ये हमारी ओपन डिस्कशन होगी, और आप हमें थोड़ा ये बताएं कि मेथोडोलॉजी रिसर्च में जो मेथोडोलॉजी का पार्ट होता है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, और ख़ास करके जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स जो लिखते हैं तो उनको जब तक मेथोडोलॉजी की इम्पोर्टेंस का पता नहीं होगा उस तरह वो अच्छी मेथोडोलॉजी डिज़ाइन नहीं कर सकेंगे। तो उसकी इम्पोर्टेंस बताइएगा कि रिसर्च मेथोडोलॉजी की कितनी इम्पोर्टेंस है। जी, देखें, जब when we are talking about the research methodology, it's a third chapter of your proposal. आपके चैप्टर का, आपके रिसर्च का, आपका रिसर्च स्टडी का जो आप कंडक्ट कर रहे हैं उसका थर्ड चैप्टर होता है। सो बिफोर कंडक्टिंग द रिसर्च या मेथोडोलॉजी चैप्टर, आपको कुछ एस्पेक्ट्स को, कुछ फाउंडेशंस को क्रिएट करना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड द क्रिएट द फुल फ्लैश रिसर्च प्रपोजल। और उस प्रपोजल के जब आप अकॉर्डिंगली आएंगे तो आपके पास रिसर्च मेथड थर्ड स्टेप पे आता है। सो आपने कंप्लीट प्लान कर लिया, डिज़ाइन कर लिया अपनी तमाम स्ट्रीम को, थियोरेटिकल फ्रेमवर्क डिज़ाइन कर लिया, वेरिएबल डिस्क्राइब कर लिए, पास लिटरेचर को आपने कंडक्ट कर लिया, उसको स्टडी कर लिया। आफ्टर दैट आप उस पर आते हैं कि जनाब हाउ टू मैनेज या हाउ टू इन्वेस्टिगेट द सच रिसर्च क्वेश्चन, रिसर्चेबल क्वेश्चन को किस तरह आपने उसको इन्वेस्टिगेट करना है। सो हाउ, जब आप आंसर कर रहे होते हैं कि किस तरह आप उसको अकॉम्प्लिश करेंगे, किस तरह आप उसको अपनी रिसर्च स्टडी को एनालाइज करेंगे, किस तरह आप उसको डिज़ाइन करेंगे अपनी पूरी कंप्लीट रिसर्च को, उस वो मेथोडोलॉजी पार्ट में आप उसको डिस्क्राइब कर रहे होते हैं फर्स्ट। सो जब तक आप अपनी स्टडी को अलाइन नहीं करेंगे, अपनी स्टडी को डिज़ाइन नहीं करेंगे, किस तरह आप उसको फ्लो चार्ट पे उसके अकॉर्डिंगली कंक्लूजन की तरफ आप डिज़ाइन की तरफ जा रहे हैं, उसको किस तरह आपने डेटा एनालिसिस करना है, किन से आपने डेटा गैदर करना है, कौन सी रिसर्च टाइप आप यूज़ कर रहे हैं रिसर्च के अंदर, उस पर्टिकुलर रिसर्च में ये कौन सा आप टूल यूज़ करने जा रहे हैं, तो वो कंप्लीट आपके मेथोडोलॉजी पार्ट में आता है। सो आपका जो मेथोडोलॉजी पार्ट है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर रिसर्च। फर्स्ट कि आपने सबसे पहले उसमें डिसाइड करना होता है कि आइदर which type of study you are going to use in your particular research study. For example, either
इट्स आपकी स्टडी अप्लाइड है, आइदर आप बेसिक रिसर्च पे काम कर रहे हैं, आइदर योर स्टडी इज डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, आइदर इट्स एन एक्सप्लोरेटरी, कौशल है या केस स्टडी है, माइट बी पॉसिबल। तो ये तमाम चीज़ें ही आपको फर्स्ट स्टेप में बतानी होती है व्हेन यू आर गोइंग टू कंडक्ट योर पार्ट थर्ड रिसर्च मैथडोलॉजी। आफ्टर दैट आप अपने उसको डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज द टूल टू कंडक्ट द स्टडी। एक रिसर्चेबल क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आपको कुछ टूल्स और कुछ टेक्निक्स अप्लाई करने हो। उस टूल एंड टेक्निक्स को कि बेस आपकी क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आइदर योर स्टडी बेस्ड ऑन प्राइमरी डेटा, आइदर सेकेंडरी डेटा, उसी के बेस पे फिर आप अपनी स्टडी को डिज़ाइन करते हैं कि दे आर डिफरेंट टूल्स इन देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरी। हर रिस्पेक्टिव कैटेगरी के एक रिस्पेक्टिव टूल्स होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम उस डेटा को एनालाइज कर रहे होते हैं। सो हर चीज़ प्लान करने के बाद, हर चीज़ कंप्लीट करने के बाद, एक अपना डिज़ाइन, अपना प्लानिंग करने के बाद, जब व्हेन वी आर गोइंग टू अकॉम्प्लिश और रन द डेटा, उसके लिए आपको एक मेथडोलॉजी को डिज़ाइन करना होता है। आइदर आप अपने उस पर्टिकुलर कंक्लूजन की तरफ नहीं, रिसर्च फाइंडिंग नहीं कर सकते। So, उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर, एक एफिशिएंट, एक पूरा प्रोडक्ट डिज़ाइन करना होता है अपनी मेथडोलॉजी को टू अचीव द अल्टीमेट रिसर्च ऑब्जेक्टिव ऑफ योर पर्टिकुलर रिसर्च। डॉक्टर किरण, मैं एक चीज़ आपसे कंफर्म करना चाहूँगा, व्हाट इज द रोल लिटरेचर रिव्यू इन द डिज़ाइन ऑफ मेथोडोलॉजी? लिटरेचर रिव्यू का क्या रोल होगा मेथोडोलॉजी डिज़ाइन करने में? देखिए, जब भी हम मेथडोलॉजी की बात कर रहे होते हैं, जब भी एक रिसर्च प्रपोजल की बात कर रहे होते हैं उसको डिज़ाइन करने के लिए, तो लिटरेचर रिव्यू बेसिकली विल हेल्प द रिसर्चर फॉर फाइंडिंग द गैप। किसी भी रिसर्च के लिए, किसी भी रिसर्चर के लिए, एक यंग रिसर्च स्टूडेंट जो बिल्कुल अंडर ग्रेड स्टूडेंट है, उसके लिए सबसे पहला जो टास्क होता है किसी भी रिसर्चर के लिए, वो होता है फाइंडिंग द रिसर्च गैप। अब हाउ टू फाइंड द रिसर्च गैप, उसके लिए उसको पर्टिकुलर अपने एरिया ऑफ स्टडी से रेलेवेंट कंप्लीटली लिटरेचर को रिव्यू करना होता है। उस लिटरेचर को रिव्यू करने के बाद दे आर नो कि जनाब उससे रेलेवेंट जितनी भी स्टडीज़ हैं उसके टॉपिक से रेलेवेंट, उन्होंने कब कब और क्या क्या काम हुआ, किन वेरिएबल को उन्होंने एड्रेस किया, कौन से टूल्स उन्होंने अप्लाई किए, कौन सा मेथड्स अप्लाई किए। सो इसको करने के बाद, सो व्हाट्स आर द रिसर्च गैप एग्जिस्ट, तो वो रिसर्च गैप को पिक करने के लिए किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी रिसर्चर को उस गैप को फाइंड आउट करने के लिए लिटरेचर को रिव्यू करना होता है। आइदर दैट विदाउट लिटरेचर रिव्यू करते हुए आप उस रिसर्च गैप को फाइंड नहीं कर सकते, और जब आप रिसर्च गैप फाइंड नहीं करेंगे तो आपकी जो रिसर्चेबल प्रॉब्लम है वो इमीडिएट रिसर्चेबल प्रॉब्लम नहीं आपके पास आती। सो आपने जब स्टडी को स्टार्ट करना है, ये चले मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि देखिए, एक जब हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं या कोई टॉपिक पे, फॉर एग्जांपल आई एम इन अ क्लास, इस वक्त क्लास में स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं, सो उसकी प्रॉब्लम्स क्या होती हैं कि दे हैव टॉपिक्स इन माइंड। मोस्टली स्टूडेंट्स के पास टॉपिक्स माइंड में होते हैं। टॉपिक्स कौन से माइंड में होते हैं? बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस या बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट और बेस्ड ऑन देयर एरिया ऑफ स्पेशल उनकी जो प्रॉब्लम उन्होंने एक्सपीरियंस कर रही होती है सोसाइटी के अंदर, जनाब मुझे इस पर्टिकुलर रिसर्च इस एरिया में रिसर्च करना है, या उसका इंटरेस्ट होता है, और दे आर वर्किंग ऑन द पर्टिकुलर फील्ड। अब फॉर एग्जाम्पल उनके पास एक रिसर्चेबल प्रॉब्लम है, उनको इस रिसर्चेबल प्रॉब्लम पे काम करना है, बट उनका जो रिसर्चेबल प्रॉब्लम या कोई भी प्रॉब्लम उनके पास आती है, वो कोई एड्रेस करना है, तो वो एक ब्रॉडर टर्म में होती है। मीन्स कि उसको इमीडिएट रिसर्चेबल प्रॉब्लम को हम इमीडिएट रिसर्चेबल प्रॉब्लम नहीं बना सकते। तो इधर रिसर्चर, ये एक सुपरवाइजर का काम होता है कि उसको नैरो डाउन कराएं, उसको स्पेसिफिक कराएं और उसको एक रिसर्चेबल प्रॉब्लम बनाएं। फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, सुपरवाइजर या किसी भी टीचर के लिए जो उसको हेल्प कर रहा है, इंस्ट्रक्टर के लिए, गो फॉर द लिटरेचर कि आइदर आपके पर्टिकुलर टॉपिक पे कौन सी रिसर्च हुई है ऑलरेडी, जो ऑलरेडी, और ये होती है ऑब्वियसली आपके पर्टिकुलर रिसर्च टॉपिक से रेलेवेंट पास लिटरेचर अवेलेबल होता है,
कि आइदर कि कोई भी डिपार्टमेंट ने कोई किसी भी कॉन्टिनेंट में, किसी भी कंट्री में, किसी भी पर्टिकुलर एरिया में आपसे रेलेवेंट कौन सी रिसर्चेस कंडक्ट हो चुकी हैं और उनकी मेथोडोलॉजी क्या थी, किस वेरिएबल्स पे उन्होंने काम किया, किस इंडस्ट्री पे उन्होंने काम किया और कौन से टाइम पीरियड को उन्होंने गोज किया। तो इसी इसी बेस पे फिर वो आपको कर रहा होता है। लेकिन विदाउट लिटरेचर रिव्यू इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड द रिसर्च गैप। जी डॉक्टर सज्जा। डॉक्टर, अभी मैं नोमान सियाल को कहूँगा। नोमान, आपकी जहन में कोई सवाल है रिसर्च मेथोडोलॉजी के मुतालिक, तो यू कैन आस्क। जी सर। मैडम अस्सलाम वालेकुम। मेरा पहले तो ये क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट एंड थीसिस के बीच में डिफरेंस क्या है, एंड अगर हम थीसिस की मेथोडोलॉजी लिख रहे हैं और प्रोजेक्ट की लिख रहे हैं तो इन दोनों में क्या फ़र्क होगा? Can you repeat your question again? What I understood that you are talking about the what's the difference between thesis and project, right? Yes, ma'am. And what is the difference between methodology of thesis and methodology of project? I think that's the depend on the your instructor and your teacher कि वो किस तरह आपको लेके चलता है। समटाइम्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रिसर्च प्रोजेक्ट्स, सो रिसर्च प्रोजेक्ट्स में आपके इंस्ट्रक्टर की ड्यूटीज है कि वो आपको तो रिसर्च प्रपोजल कंडक्ट करा रहा होता है या फिर आपको पर्टिकुलर रिसर्च थीसिस करा रहे होते हैं। मोस्टली जो रिसर्च प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे होते हैं, मोस्टली जो हम इंस्ट्रक्टर इसको लेके चल रहे होते हैं, उसको डिज़ाइन करते हैं इस टीचिंग मैथोडोलॉजी को इस कोर्स के अंदर, तो वो मोस्टली केस स्टडी होती है। फॉर एग्जांपल हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से बहुत सारी केस स्टडीज डिफरेंट फर्म्स पे कोई टेक्निक्स अप्लाई करानी है या कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री के हवाले से या पर्टिकुलर फील्ड के हवाले से या पर्टिकुलर कंपनी में कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है उसके हवाले से हम उस पर काम करा रहे होते हैं। बट व्हेन वी आर गोइंग टू थीसिस की हम बात करें तो थीसिस का एक पर्टिकुलर रिसर्च प्रोजेक्ट होता है, रिसर्च होता है डॉक्यूमेंट पे, और उस पर्टिकुलर रिसर्च के हवाले से हम थीसिस में फुल फ्लैश जो रिसर्च की आउटलाइंस हैं वो हम फॉलो कर रहे होते हैं स्ट्रिक्टली। फॉलो हम प्रोजेक्ट में भी कर रहे होते हैं बट प्रोजेक्ट एक पर्टिकुलर एरिया के वाइज होता है स्पेसिफिक। एंड और मुझे थोड़ा सा मेरे साथ शेयर करेंगे इस वक्त डॉक्टर सज्जाद साहब कि देखिए प्रोजेक्ट को आप एक रिसर्च पेपर फॉर्म में भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक रिसर्च प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट को आप एक आर्टिकल की फॉर्म में भी कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर कंपनी के से भी स्टडी आप कर सकते हैं। बट हम अगर बात करते हैं थीसिस की तो वो एक फुल फ्लैश स्टडी होती है, वो कंप्लीट बहुत ब्रॉडर टर्म में होती है। जी सज्जाद साहब, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे है? यस, मैं इसमें ऐड करना चाहूँ। एक्चुअली स्टूडेंट्स जो हैं वो थोड़े कंफ्यूज होते हैं थीसिस और प्रोजेक्ट के हवाले से। जैसे नोमान ने क्वेश्चन किया कि इसमें डिफरेंस क्या है, तो नोमान मैं आपको फर्दर क्लियर करूं, मैडम ने क्लियर किया है, फर्दर मैं इसमें ऐड करूं कि प्रोजेक्ट जो होता है उसमें आपको कोई ना कोई प्रोटोटाइप बनाना पड़ता है। तो कोई ना कोई आप थीसिस के साथ साथ पैरेलल आप एक प्रोटोटाइप बनाते हैं कि ये मॉडल है, जो मैंने रिसर्च का एक मॉडल बनाना पड़ता है, उसको हम कहेंगे कि ये प्रोजेक्ट बेस्ड स्टडी है। या फिर केस स्टडी, अगर आप फॉर एग्जांपल आपने कोई डैम का प्रोजेक्ट है, उस डैम के प्रोजेक्ट की केस स्टडी ले ली तो उसको हम प्रोजेक्ट कहें, क्योंकि डैम जो है एक प्रोजेक्ट है, मेगा प्रोजेक्ट है, तो उसको हम केस स्टडी प्रोजेक्ट भी कह सकते हैं। मगर जो हमारी एकेडमिया में यूज़ होता है थीसिस और प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट मीन्स आप प्रोटोटाइप कोई बनाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर इलेक्ट्रिकल वाले हैं तो उन्होंने कोई फॉर एग्जांपल डीसी एसी मोटर बना लिया, ठीक है, कोई नई इन्वेंशन बना ली। मैकेनिकल वाले हैं तो उन्होंने कोई सोलर एनर्जी पे कोई व्हीकल बना ली, ठीक है, तो वो सोलर एनर्जी की व्हीकल जो है वो उस पर थीसिस नहीं लिखेंगे। थीसिस उनकी छोटी होगी, नंबर ऑफ पेजेस उसमें कम होंगे, मगर उनका प्रोटोटाइप बना के लोगों को दिखाएंगे कि ये भाई हमने कार बनाई है। फॉर एग्जांपल अगर कोई कहता है कि मैंने पानी पे कार बना ली, पानी पे चलती है, ठीक है, तो वो बुकिश लेवल पे महदूद नहीं होगा,
वो एक्सपीरियंस करके दिखाएगा, वो प्रोटोटाइप बना के दिखाएगा कि ये गाड़ी है वाटर पे चल रही है। आई थिंक नोमान का अभी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। जी सर, इसके साथ एक और भी क्वेश्चन था कि अगर हम मेथोडोलॉजी पे आए तो एक जो हमारा थोड़ी माइक करीब करें नोमान, माइक करीब करें, आपका आवाज सही नहीं आ रहा। यस, करीब करें माइक अपने। Okay, sir. Yes. So my next question is that what a supervisor want in a methodology? For example, as a student हम methodology लिखते हैं, मगर मैंने अक्सर देखा है अपने टीचर्स को उसको गलत करते हुए। मुझे ये समझ नहीं आई कि आखिर हमारा जो सुपरवाइज़र है या जो एग्जामिनर होगा वो हमारे मेथडोलॉजी में आखिर देखना क्या चाहता है, मतलब उसका टू द पॉइंट, मतलब हमें पॉइंट किस तरफ जाना है। अगर इसके लिए कोई खास कोई ट्रिक है तो वो बताएं। मैडम आप सवाल दें, सवाल का जवाब दें नोमान का, तो फिर मैं उसमें एडिशन करूंगा। जी, देखिए नमान, जब हम मैथडोलॉजी के कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं, मैथडोलॉजी इज एन चैप्टर, ठीक है, और उस चैप्टर के कुछ बेसिक कंटेंट्स होते हैं। अब वो कंटेंट्स अगर मिसिंग होते हैं तो वो जो चैप्टर का एसेंस है वो कंप्लीट नहीं होता। तो यही वजह है कि वो सुपरवाइजर या टीचर बार बार उसको रिजेक्ट कर रहा होता है या फिर उसको बार बार रिफ्रेज या रिव्यू के लिए आपको भेज रहा होता है। सो अगेन कि इट्स नॉट अ पसंद नापसंद नहीं है किसी भी टीचर या सुपरवाइजर की, वो बेस कर रही होती है उस कंटेंट पे। जब वो कंटेंट कंप्लीट हो जाते हैं उसके फुल एसेंस के साथ, तो फिर ऑटोमेटिकली वो एक्सेप्टेंस की तरफ आ जाती है। सो फर्स्ट जब हम बात करते हैं रिसर्च मैथडोलॉजी के चैप्टर की, तो सबसे पहली चीज़ जो आपके पास आ रही होती है वो आपकी टाइप ऑफ स्टडी आती है कि विच टाइप ऑफ स्टडी यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर कंडक्टिंग दिस रिसर्च, पर्टिकुलर रिसर्च की टाइप कौन सी आपने अप्लाई की है। सेकेंड, उसको आपने स्टडी को, अब देखें जब भी कोई पर्टिकुलर टाइप होती है तो हर रिसर्च टाइप के हवाले से उसके टूल्स और डिफरेंट होते हैं, ठीक है। केस स्टडी कर रहे हैं, एक्सप्लोरेटरी कर रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव कर रहे हैं या अप्लाइड और बेसिक कर रहे हैं, सो आपके उसके पर्टिकुलर ही बुक उसमें दिए हुए हैं कि जनाब आप ये स्टडी होगी तो ये टूल इस तरह आप अप्लाई करेंगे। सेकेंड थिंग कि आपके टारगेटेड आपके टूल्स कौन कौन से, फॉर एग्जाम्पल आइदर यू आर गोइंग टू अप्लाई द वर्किंग ऑन द प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। जब प्राइमरी डेटा की तरफ जाएंगे तो आपके टूल्स कौन से हैं डेटा कलेक्शन के, आपने वो बताने होते हैं। जब आप स्टडी कर रहे होते हैं सेकेंडरी, तो फिर आपको उसके रेलेवेंट टूल्स बताने होते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई भी स्टूडेंट है और वो प्राइमरी डेटा के टूल्स को डिफाइन नहीं करा है उसने, अगेन टीचर की तरफ से क्वेश्चन मार्क या एक ऑब्जेक्शन आपके ऊपर आता है। सेकेंड थिंग, अगर आपने सेकेंडरी डेटा पे अप्लाई किया तो सेकेंडरी डेटा के भी सोर्सेज हैं। अब सेकेंडरी डेटा में आपने डेटा कहाँ से पिक किया है, आइदर योर डेटा इज इन टाइम सीरीज फॉर्म या पैनल डेटा है या क्रॉस सेक्शनल है, तो अगेन उसके अंदर एक पूरी चेन आ जाती है। सो अगर आपने सिर्फ लिख दिया है कि जनाब कि मैंने सिर्फ सेकेंडरी डेटा अप्लाई किया है और आप फ्रॉम दिस ईयर टू दिस ईयर, आपने उस डेटा की नेचर नहीं बताई है, तो अगेन टीचर की तरफ से ऑब्जेक्शन रेज होगा, ठीक है। फिर फॉर एग्जांपल आप पैनल डेटा पे काम कर रहे थे, अब पैनल डेटा के टूल्स उसको रिजल्ट फाइंडिंग के डिफरेंट हैं रिजल्ट एनालिसिस के। अगर फॉर एग्जांपल आपने वो नहीं लिखे हैं, सिर्फ लिख दिया है कि पैनल स्टडी आपकी और पैनल डेटा आपने अप्लाई किया, तो अगेन एक क्वेश्चन रेज होगा फ्रॉम सुपरवाइजर। सो ये चीज़ें होती हैं, आपने हर फेज को, हर एजेंट्स को कंप्लीट करना होता है मैथडोलॉजी चैप्टर में टू कि जो उसका जो ट्रू पिक्चर है या उस चैप्टर को कंडक्ट करने की जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है या उसको करने का मकसद है हमारा, वो फिल हम कर सकें। जी सर, डॉक्टर सजाद। हाँ नोमान, मैं आपको आसान अल्फाजों में ये समझाऊं, इधर का जो रोल होता है वो आपको पॉलिश करता है, क्योंकि आप एक प्रोडक्ट हैं, ठीक है। वो सुपरवाइजर आपको पॉलिश करेगा, क्योंकि आपकी थीसिस जो है वो फ्यूचर में कोई रेफर कर सकता है आपकी थीसिस की, तो उसकी क्वालिटी इतनी होनी चाहिए कि फ्यूचर में आपकी साइटेशन बढ़ें और आपके वर्क को लोग साइट करें, आपके वर्क को लोग पढ़ें, ठीक है। तो अगर क्वालिटी ऑफ वर्क होगा तो डेफिनेटली यूर साइटेशन विल बी इंक्रीज। साइटेशन ही डिपेंड करता है कि आपकी काम की अहमियत क्या है, ठीक है। तो जो स्टेप्स होते हैं मेथोडोलॉजी में वो कौन कौन से होते हैं कि
अगर मैं कहूँ कि WWH, ठीक है, WWH मेथोडोलॉजी का एक शॉर्ट फॉर्म मैं आपको बताऊँ, शॉर्ट की है WWH। तो W पहला जो होगा वो ये होगा कि व्हाट, आप क्या करने जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो हम दूसरा स्टेप आएगा कि वाई। पहला स्टेप आया कि व्हाट, आप करने क्या जा रहे हैं। दूसरा वाई, क्यों करने जा रहे हैं, आप ये काम क्यों करने जा रहे हैं, वो मेथोडोलॉजी में क्लियर हो जाएगा। थर्ड, हाउ, जो इम्पोर्टेंट है H, इम्पोर्टेंट है हाउ, आप वो काम किस तरह करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई भी प्रोजेक्ट ले लिया, कोई भी थीसिस ले ली, उसकी टॉपिक आपके सुपरवाइजर ने आपको टॉपिक दे दिया, ठीक है। वो जो टॉपिक होता है वो टाइम टू टाइम रिफाइन होता रहता है। वो मतलब उसके कुछ मतलब उसमें अल्फाज कुछ ऐड होते हैं, कुछ माइनस होते हैं। तो टॉपिक टिल द एंड ऑफ, जब तक वो फाइनल ड्राफ्ट बन जाए तब तक वो चेंज होता रहता है, उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग आती है, ठीक है। बाकी जो उसका स्कोप होता है, वो जो उसके ऑब्जेक्टिव होते हैं वो रिमेन सेम होते हैं। तो सुपरवाइजर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है आपकी मेथोडोलॉजी डिज़ाइन करने में। तो जब मेथोडोलॉजी आप डिज़ाइन करें तो ये तीन चीज़ें अपने जहन में रखें कि व्हाट, वाई एंड हाउ। जो हाउ है वो मेथोडोलॉजी क्लियर करती है कि आप किस तरह रिसर्च करेंगे, कि हाउ इट इज़ पॉसिबल टू, जो आपके फॉर एग्जाम्पल 3 ऑब्जेक्टिव हैं, वो 3 ऑब्जेक्टिव आपके मेथोडोलॉजी क्लियर करे कि ये 3 ऑब्जेक्टिव आपने ऑब्जेक्टिव 1 किस तरह क्लियर किया, ऑब्जेक्टिव 2, ऑब्जेक्टिव 3। तो मोस्टली मेथोडोलॉजी लोग बनाते हैं फेजेस में, फेज 1, फेज 2, फेज 3। तो फेज 1 जो होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव 1 क्लियर करेगा। फेज 2 जो होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव 2 क्लियर करेगा, और फेज 3 जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव 3 क्लियर करेगा। तो मोस्टली मेथोडोलॉजी फेजेस में लोग बनाते हैं। यस मैडम, एम आई राइट? जी सर, ऑलराइट हियर। स्टूडेंट्स के यस, मिसकंसेप्शन जो है डिस्कशन का, देखें इस डिस्कशन का मकसद ही हमारा ये कि कुछ कॉन्सेप्शन, एक मिसकंसेप्शन स्टूडेंट्स के माइंड में है, कुछ एम्बिग्यूटीज होती है और हम इस वक्त हैं भी इसको इंटरटेन करें मैक्सिमम लेवल पे, जो हमारा यही हमारा पर्पस है डिस्कशन का। यस यस, इस प्रोग्राम का पर्पज़ ही यही है। जो मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है लेक्चर्स की, उसका पर्पज़ ही यही है कि स्टूडेंट्स की हेल्प हो। क्योंकि ये जो हमारी आजकल सिचुएशन है लॉकडाउन की, तो वो घर बैठे अपने प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व करें। स्पेशली घर बैठे वो अभी रिसर्च, कोई स्टूडेंट्स रिसर्च प्रपोजल बना रहा होगा, कोई अपनी थीसिस लिख रहा होगा, तो उसमें ये हमारे जो प्रोग्राम हैं उनकी हेल्प हो जाएगी कि हाउ टू डिज़ाइन योर रिसर्च मेथोडोलॉजी। और उनके अगर कोई सवाल आते हैं तो वो टाइम टू टाइम हमसे पूछ सकते हैं। वी आर ऑलवेज हेयर फॉर योर हेल्प। यस नोमान? So, madam, I have another question, that how long यस, should be the chapter of methodology? एज सच आपके पास कुछ पर्टिकुलर कंटेंट्स, जैसे हमने पहले भी डिस्कशन में जिक्र किया कि हमारे पास कुछ कंटेंट्स होते हैं और कुछ कंटेंट्स की हमारे पास रिस्पेक्टिव अगेन उसके एक चेन होती है। तो अगर आपने उस पर्टिकुलर चेन को, उस कंटेंट को फिल कर दिया है, तो ऑब्वियसली उसको लॉन्ग करने की, प्रोलॉन्ग करने की कोई इतना पर्टिकुलर लिमिट नहीं है हमारे पास। बट ये कि आप इजेंस करें, उसको उस कंटेंट्स कंप्लीट करें, कोई चीज़ आप उसमें से मिस आउट ना करें अगेन। बट जो एक स्टूडेंट्स मैंने देखा, एक्सपीरियंस किया है, स्टूडेंट्स तो हमारे पास थोड़ा सा रेफरेंस करते हुए किसी भी टूल को यूज़ कर रहे हैं, तो उसके हवाले से किसी मॉडल को रेफर कर रहे हैं, तो उसके हवाले से साइटेशन करने में या रेफरेंस देने में थोड़ा सा उनको रिलेक्टेंट होते हैं। सो उसमें साइटेशंस यूज़ किया करें, रेफरेंसेस यूज़ किया करते हैं व्हेन यू आर सिलेक्टिंग या अप्रूव सम रिसर्च मॉडल। कोई रिसर्च मॉडल आप रेफर कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर डेटा पे, फॉर एग्जांपल कोई आपके पास टाइम सीरीज डेटा है और टाइम सीरीज डेटा पे आप पर्टिकुलर कोई मॉडल अप्लाई कर रहे हैं टाइम सीरीज का, तो उससे पहले वो कहाँ कहाँ ऑलरेडी अप्लाई हो चुका है, किसने कौन कौन से मॉड्स में वो अप्लाई किया, तो उसको थोड़ा सा साइटेशन डाला करें। ये एक मिसिंग पॉइंट है जो मोस्टली मैंने प्रपोजल्स में देखा है कि वो वहाँ पे मिसिंग होता है मेथोडोलॉजी पार्ट में। सो कोई भी यस, टूल अप्लाई करने से पहले उससे रेलेवेंट बैकग्राउंड थोड़ा सा स्टडी किया करें कि वो
किसने इनिशिएट किया, कब अप्लाई हुआ, और अभी करंट सिनारियो में किस किस स्टडी में ये टूल अप्लाई हुआ है। तो मेथोडोलॉजी में आपने ये भी एड अप करना है। सेकंड, उस और नोमन, पर्टिकुलर यस, मैं मैडम इसमें ऐड करूं कि मेथोडोलॉजी में जो मैडम ने कहा कि रेफर किया करें, तो हमारे जो सिविल प्रोजेक्ट्स होते हैं या मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल, खास करके इंजीनियरिंग के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें स्टैंडर्ड्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। जो भी आप फॉर एग्जांपल आप कोई टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं, तो वो टेस्ट किस मेथड के हिसाब से कंडक्ट कर रहे हैं, तो आपको वो कोड, वो स्टैंडर्ड ज़रूर रेफर करना है। स्टूडेंट यहाँ पे एक गलती करते हैं, क्योंकि मैंने भी काफ़ी प्रपोजल्स और थीसिस रिव्यू की है, तो वो स्टूडेंट लिखता है जब है तो बहुत सारा मवाद लिख देता है, मगर वो कहाँ से उसने लिया है, ये मेथड कहाँ से आया है, तो वो साइट करना भूल जाता है। फॉर एग्जांपल आप कोई भी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट है, ठीक है, तो आप कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट जो है वो कौन से स्टैंडर्ड के मुताबिक कंडक्ट कर रहे हैं, या आप टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट है, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ टेस्ट है, या हमारी वर्केबिलिटी होती है कंक्रीट की, जो हमारी मटेरियल की बहुत सारी टेस्ट हैं, या हाईवेज में हम देखें तो बहुत सारी रोड्स की टेस्टिंग होती है, तो वो किस मेथड पे आप कर रहे हैं, तो वो कोड का साइट करना ज़रूरी होता है। बाकी मेथोडोलॉजी में ये ना सोचें कि कितनी हो, नंबर ऑफ पेजेस कितने हो, जो भी आप काम कर रहे हो वो नीट एंड क्लीन हो और क्लियर हो रीडर के लिए, जो है ना, जो रिव्यूअर होगा, जो एक्सटर्नल होगा, जो इंटरनल होगा, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आप बगैर आपसे पूछे कि जो आप काम कर रहे हैं वो आपने टू द पॉइंट लिखा है और हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए उसमें। यस मैडम, प्लीज। ठीक है। एंड देन अगेन उसके कंटेंट्स पूरे होना चाहिए आपके विद कंसाइज एंड कॉन्क्रीट आंसर के साथ। सो इसका थोड़ा सा ख्याल किया करें बस कि आपकी कॉन्क्रीट और कंसाइज करते हुए आप अपनी उसके तमाम कंटेंट्स को कंप्लीट करें। सो ऑब्वियसली इस तरह जैसे सर ने भी रेफर किया, डॉक्टर सज्जाद ने भी, कि एज सच हमारे पास कुछ लिमिट नहीं है कि फॉर एग्जांपल हम रेफर कर सकें कि 15 पेजेस हैं, 10 पेजेस हैं, बट आपने उसको पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे आपने उसको कंप्लीट करना है, उसके तमाम कंटेंट्स को उसी एसेंस के साथ जो रेकमेंड किए गए हैं, जो रेफर किए गए हैं। जी नौमान। मैडम एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है, तो उसको भी क्लियर करें। वो शायद उसने मजाक में लिखा है या सीरियस में पूछना चाह रहा है, मगर हमारी ड्यूटी है कि उसके सवाल को जी क्लियर जी जी करें। जी वो कह रहा जी। है, व्हाई वी शुड हैव टू डू थीसिस और प्रोजेक्ट फॉर डिग्री कंप्लीशन। फॉर एग्जाम्पल देखें, अभी सर ने रेकमेंड किया कि आपको एट द एंड उसका आपकी पर्टिकुलर रिसर्च एरिया के हवाले से कोई प्रोटोटाइप बनाना होता है, कोई प्रोडक्ट बनानी होती है। फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द आप बिलोंग कर रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग साइड से, इंजीनियरिंग फील्ड से आप लोग हैं, सब कुछ पढ़ लिया आपने, ठीक है, हर चीज़ पढ़ ली, बुकिश पढ़ लिया, अब एक्सपेरिमेंट क्या करेंगे, उसको अप्लाई क्या करेंगे। तो बेसिकली एट द एंड रिसर्च प्रोजेक्ट कराने का मकसद जितना भी आप पास्ट पढ़ के आ चुके हैं उसको इम्प्लीमेंट कराना होता है। किस तरह आपकी थ्योरी, किस तरह आपकी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस आपको एक द पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर आपको करके दिखाने होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई सीखी हैं तमाम चीज़ें अपनी प्रोटोटाइप के अंदर, उसको अपने पर्पस को, अपनी प्रोडक्ट को, अपनी आइडिया को जो आपने तमाम चीज़ों में की उसको एक प्रोटोटाइप में आपने दिखाना होता है, ये एक प्रोडक्ट की शेप में। क्योंकि देखिए आइडियाज़ पढ़ के ही आपको जनरेट हो रहे होते हैं, बहुत सारे आइडियाज़ आपके माइंड में आ रहे होते हैं ड्यूरिंग व्हेन वी आर स्टडिंग डिफरेंट कोर्सेज और डिफरेंट सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे होते हैं, उसी के दरमियान आपको आ रहा होता है। तो वहाँ कहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, और ये चीज़ होती है। देखिए ये चीज़ बीइंग एन स्पेशलिस्ट मैंने भी इसको देखा है कि जब इंटरव्यूअर की टेबल के साथ आप बैठते हैं तो सबसे पहला सवाल आपसे ये होता है कि क्या आपके प्रोजेक्ट का टाइटल क्या था, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के। और ये बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे फेस किया है कि भाई हमें पूछा जाता है, हमसे कहते हैं कि भाई आप, वो हमसे पूछते हैं कि आपके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में आपने क्या रिसर्च किया, आपने क्या। अब आप फॉर एग्जांपल अगर आप इंजीनियरिंग साइड बात करते हैं, सो अगेन आपसे क्वेश्चन होता है कि वो आपने कौन सा प्रोडक्ट या प्रोटोटाइप डिज़ाइन किया था, आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट क्या था, आपने कौन सी एग्जीबिशन में उसको प्रेजेंट किया था, कहाँ एग्जिबिट किया था उसको। तो वो तमाम चीज़ें होती हैं। तो इसमें क्या कहते हैं कि आपने जितना भी पढ़ा है उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन आपने करनी है। दैट इज द मकसद जो इसका बेसिकली वो ये है। जी यस मैडम, इसको कंटिन्यू करूँ कि
बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है आपके डिग्री कंप्लीशन के लिए, क्योंकि आप अगर क्रेडिट आवर्स में देखें तो थीसिस जो है वो 2 सब्जेक्ट के बराबर होता है क्रेडिट 6 आवर्स क्रेडिट में। आते हैं। अगर आप नंबर ऑफ मार्क्स में देखें तो वो भी 2 सब्जेक्ट के बराबर होती है थीसिस। अगर सब्जेक्ट के 100 मार्क्स हैं तो थीसिस के 200 मार्क्स होते हैं। अगर क्रेडिट आवर्स में देखें तो सब्जेक्ट 3 क्रेडिट आवर्स का होता है, तो थीसिस जो है या प्रोजेक्ट जो है 6 क्रेडिट आवर्स का होता है। तो इट मीन्स उसकी इंपॉर्टेंस बहुत है और उसकी वर्थ ये है कि आप अपनी नॉलेज को अप्लाई करते हैं, इसलिए उसकी वर्थ ज़्यादा है कि आप जो भी आपने 4 साल में पढ़ा है तो वो आप अप्लाई करेंगे। आपका थीसिस का टाइटल इस तरह डिज़ाइन हो और उससे ये पता लगता है कि आपका इंक्लिनेशन किस तरफ है, मीन्स आपका इंटरेस्ट किस तरफ है। फॉर एग्जाम्पल अगर सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग इज अ वास्ट फील्ड। सिविल में हाईवेज भी आ जाते हैं, बिल्डिंग्स भी आ जाती हैं, इरीगेशन भी आ जाती है, एनवायरनमेंट भी आ जाता है, तो बहुत सारे जो है ना, तो स्टूडेंट की इंक्लिनेशन किस तरफ है। आइदर स्टूडेंट इरिगेशन सब्जेक्ट को पसंद करता है या उसमें अपना फ्यूचर बनाना चाहता है या कंक्रीट में अपना फ्यूचर बनाना चाहता है। तो जहाँ पे स्टूडेंट का इंटरेस्ट होगा तो उस हिसाब से वो टॉपिक सेलेक्ट करेगा और उस हिसाब से अपनी नॉलेज अप्लाई करेगा। तो वो अप्लाइड नॉलेज होती है और फंडामेंटल अप्लाइड नॉलेज होती है जो थीसिस और प्रोजेक्ट का जो हिस्सा होता है। और इसीलिए जब भी फ्रेश स्टूडेंट जाते हैं मार्केट में तो उनके पास ज़ाहिर है वो फ्रेश होते हैं, फील्ड एक्सपीरियंस नहीं होता, तो इसीलिए उनसे यही पूछा जाता है कि व्हाट इज़ योर थीसिस प्रोजेक्ट टाइटल। उससे ये पता लगेगा कि स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट कहाँ पर है। फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी है, कोई कंसल्टेंसी है सिविल इंजीनियरिंग वर्क की, और आपने प्रोजेक्ट लिया है हाईवेज का और बिल्डिंग्स के प्रोजेक्ट के, तो उससे इंटरेस्ट का पता लग जाता है। यस नोमान। Madam, there is a student. Hmm. He's asking question: is it necessary to make research methodology by ourselves, or we can copy someone else? उमेर अली खान का ये क्वेश्चन है। ये उमेर अली खान का क्वेश्चन है कि इज इट नेसेसरी टू मेक रिसर्च मेथोडोलॉजी बाय आवरसेल्फ और वी कैन कॉपी समवन एल्स। When we are talking about when we are conducting the literature review, so literature review में आपने बहुत सारे स्टडी कर चुके होते हैं, ठीक है, बहुत सारे चीज़ें होती है, तो गैप बेसिकली जो गैप है वो डिफाइनिंग आपका मेथोडोलॉजी पार्ट में हो रहा होता है। आप अपनी मर्जी से आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जाके कोई भी चीज़ अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, फर्स्ट थिंग, ठीक है। पहली चीज़, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जाके, आउट ऑफ द थ्योरी, आउट ऑफ द रिसर्च कॉन्सेप्ट्स के से अलग होके, सेपरेट होके आप अपनी मर्जी से रिसर्च मैथडोलॉजी को डिज़ाइन नहीं कर सकते। बट आपको जो लिटरेचर सजेस्ट करता है, फॉर एग्जांपल मैं एक थोड़ी छोटी सी एग्जांपल दूं कि फॉर एग्जांपल मैं कोविड-19 पे रिसर्च कर रही हूँ, इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी ऑन कोविड-19 ड्यूरिंग पेंडेमिक कोविड-19, एंड आई एम कंडक्टिंग द रिसर्च इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान। चलें इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं हम, आई एम कंडक्टिंग द रिसर्च इन एशियन इकोनॉमीज, तो अब मेरा क्या हो गया, पर्टिकुलर एशियन इकोनॉमीज पे। व्हेन वी आर गोइंग, जब मैं जाती हूँ मैं देखती हूँ कि ऑलरेडी ये इससे थोड़ा सा मिलती जुलती रिसर्च ऑलरेडी यूरोपियन कंट्रीज़ में हुई है अभी रिसेंटली। सो मैं उसकी मेथडोलॉजी को पढ़ूंगी, स्टडी करूंगी, उसके लिटरेचर को, तमाम अवेलेबल लिटरेचर को स्टडी करूंगी कि उन्होंने क्या चीज़ें अप्लाई की हैं। सो जब मैं अपनी रिसर्च स्टडी को डिज़ाइन करने जाऊंगी तो वो इन्फ्लुएंस मेरे माइंड पे करेगा, उसी को मैंने माइंड में रखते हुए अपनी स्टडी को डिज़ाइन करना है कि वहाँ जो गैप था, वहाँ जो मिसिंग चीज़ थी, वो मैंने एड्रेस करते हुए अपनी मेथडोलॉजी के अंदर डिज़ाइन को अंदर लेके आना है। बट जो पर्टिकुलर कंटेंट्स हैं, जो उनकी नेचर है, जो फाउंडेशन कहती है हमें कि जनाब अगर ये टाइप ऑफ रिसर्च है तो ये टूल अप्लाई होगा, ये टूल अप्लाई होगा, तो उसको मेथड जो होगा वो ये वाला होगा, ये आप अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते। जी सर। ये मैं भी इसमें एडिशन करूं कि जो दूसरे की मेथोडोलॉजी होगी, अगर वो आपका टाइटल सेम है, फॉर एग्जांपल अगर किसी रिसर्चर ने ऑलरेडी उस पर काम किया है तो वो आपकी मेथोडोलॉजी हेल्पिंग करेगी, आप उसकी 100% कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप मेथोडोलॉजी उसकी फॉलो कर रहे हैं तो आपका मटेरियल दूसरा होना चाहिए।
आपकी टेस्टिंग पैटर्न लिटिल बिट डिफरेंट होना चाहिए। उसकी जो मेथोडोलॉजी है वो आपकी हेल्पिंग करेगी। आप इवन साइट भी कर सकते हैं, आप रेफर कर सकते हैं उस बंदे को, रेफर कर सकते हैं कि 2018 में XYZ ने ये रिसर्च की थी फलां कंट्री में, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस टेस्ट। फॉर एग्जांपल अगर कोई आप टेस्ट कर रहे हैं, कंक्रीट की टेस्टिंग कर रहे हैं, तो वो आप टेस्टिंग क्यों कर रहे हैं, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो आप रेफर कर सकते हैं कि XYZ ने 2018 में ये टेस्ट की थी, उसके पॉजिटिव रिजल्ट आए थे, लिहाजा मैं भी इस मटेरियल की यही टेस्ट करना चाह रहा हूँ और देखना चाह रहा हूँ कि इसकी परफॉर्मेंस क्या है। तो वो आपकी हेल्प करेगी, जो ऑलरेडी मेथोडोलॉजी है जो आप सिमिलर टू योर रिसर्च है। क्योंकि जब भी आप टॉपिक फाइनलाइज करते हैं तो आप गूगल के थ्रू या रिसर्च गेट के थ्रू या अपने साइंस डायरेक्ट के थ्रू आप सर्च करते हो अपने टॉपिक को, तो देर आर नंबर ऑफ आर्टिकल्स यू कैन फाइंड। नेट पे थाउजेंड्स आर्टिकल आ जाएंगे आपकी रिसर्च से रिलेटेड। तो उसमें सॉर्टिंग करते हैं हम कि भाई ये देखें, फॉर एग्जांपल आपने टॉपिक लिखा, उसमें से फॉर एग्जांपल आर्टिकल्स आ गए। अब 300 आर्टिकल्स में से आप सॉर्टिंग करेंगे कि आपसे रिलेवेंट कितने हैं। उसमें से फॉर एग्जांपल आपने सॉर्टिंग की है कि भाई 100 हैं, उस 100 में से भी आप सॉर्टिंग करेंगे फर्दर, तो आपको 10 आर्टिकल ऐसे मिलेंगे जो आपसे 90% मैच करते होंगे। तो फिर आप नॉवेल्टी गैप ढूंढेंगे कि भाई ये जो 10 आर्टिकल हैं इन्होंने ऑलरेडी तो ये काम किया हुआ है, तो मैं गैप क्या निकालूं, जो स्टडी का गैप निकले वो कौन सा निकले, जो आपका मेन कंट्रीब्यूशन हो। क्योंकि आपका कंट्रीब्यूशन डिजाइन करता है, मैटर करता है कि आपका कंट्रीब्यूशन क्या है, जो आपने इतनी रिसर्च कर रहे हैं और इतने अपने एफर्ट्स कर रहे हैं, तो व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन अल्टीमेटली। बेसिकली मकसद यही है करने का कि व्हाट्स योर कंट्रीब्यूशन, जो हम एक बात बार बार बात कर रहे हैं रिसर्च गैप की, तो आप जब आपने कॉपी ही करना है तो व्हाट्स, तो फिर टाइम वेस्ट करने का क्या फायदा, हम एक चीज को रिपीटेडली या रेप्लिका कर रहे हैं उसको बार बार। सो व्हाट्स योर कंट्रीब्यूशन, आपने अपनी कंट्रीब्यूशन बतानी है। तो अपनी कंट्रीब्यूशन स्पेसिफिक होती है, एरिया वाइज सेक्टर वाइज भी हो सकती है। आप इस डेटा को एक्सटेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी ने पास डेटा पे काम किया हुआ है, 2015 तक के डेटा पे काम किया हुआ, आप डेटा एक्सटेंड कर सकते हैं। आप उस पे, अगर उसने एक कंट्री पे काम किया है तो आप सेवरल इकोनॉमीज पे, सेवरल कंट्रीज पे पैनल स्टडी पे काम कर सकते हैं, सेवरल कंट्रीज को डिस्कस कर सकते हैं उसमें, और उसमें वेरिएबल इंक्रीज कर सकते हैं। तो कॉपी अगेन नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पे अगेन आप ही की कॉन्ट्रीब्यूशन का एक क्वेश्चन रेज होगा। ठीक है, कि ये क्वेश्चन, ये उमैर साहब को थोड़ा सा डिफाइन हो गया होगा, एक्सप्लेन हो गया होगा, अंडरस्टैंड इन्होंने कर लिया होगा कि कंडीशन क्या है। जी सर। जी नमान मैम, अगर हम मेथोडोलॉजी चैप्टर में हैं और कोई भी हमारा थीसिस टॉपिक है, उस थीसिस टॉपिक को करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। फॉर एग्जांपल मेथड ए, मेथड बी और मेथड सी। अब हम जो अपनी थीसिस कर रहे हैं, हम कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेथड बी। तो क्या ये ज़रूरी है कि हम मेथड ए और मेथड सी का इंट्रोडक्शन भी उसमें डालें, या सिर्फ हम मेथड बी के बारे में ही लिखेंगे और मेथड ए और मेथड सी के बारे में हमें कुछ नहीं बताना? देखें, जब भी आप अपनी पर्टिकुलर जो रिसर्च मेथोडोलॉजी चैप्टर में आप जो डिटेल देंगे वो अपने पर्टिकुलर एडॉप्टेड टूल की ही देंगे। फॉर एग्जांपल मैंने अभी एक टूल अप्लाई किया है कि मैं सिर्फ इस पर्टिकुलर टूल पे काम कर रही हूँ, मैं प्राइमरी डेटा पे काम कर रही हूँ और मुझे मेरी टारगेटेड पॉपुलेशन ये है, तो मैं उसी पे काम करूँगी। मैं प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस नहीं करूँगी। फॉर एग्जांपल मैंने वहाँ पे डेफिनेशन लिख दी कि जनाब प्राइमरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा क्या होता है, ये मैं वहाँ पे चीज़ें नहीं। जो मेथड मैंने अडॉप्ट किया है अपनी ड्यूरिंग रिसर्च स्टडी के अंदर, जो मैंने मेथड यूज़ किया है, मैं उसी का हवाला या उसी की डिटेल ही वहाँ पे मेंशन करूँगी। ठीक है, ठीक है मैडम। ओके मैडम, आप अपने तजुर्बे से बताएं कि वो कौन सी कॉमन मिस्टेक है जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स करते हैं मेथोडोलॉजी में, जो आपने नोट की हो, अपने तजुर्बे से बताएं। बेसिकली जो हमें कॉमन प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं, टीचर्स या तमाम जितने भी सुपरवाइजर, सो मोस्टली बहुत सारी हमने ड्यूरिंग इस लेक्चर में हमने डिस्कस भी की है। फॉर एग्जांपल कि इररेलेवेंट कंटेंट आपने नहीं डालना।
फर्स्ट चीज़ इररेलेवेंट कंटेंट नहीं डालना, जो अभी आपका लास्ट क्वेश्चन था कि अगर हम एक मेथड अप्लाई कर रहे हैं या अडॉप्ट हमने की है एक टेक्निक, तो हमने अपने पर्टिकुलर रिसर्च मैथडोलॉजी में उसी को डिस्कस करना है, रादर कि हम बाकी ऑप्शन अवेलेबल ऑप्शंस भी डिस्कस करें फर्स्ट, जो हमें देखने को मिलती है। सेकंड कि कंटेंट मिसिंग होते हैं। कंटेंट अगेन, जब तक आप सिर्फ डेटा को या उसको लिखने के बाद आप प्राइमरी डेटा की, तो आपने प्राइमरी डेटा के टूल्स भी एक्सप्लेन करने कि व्हाट इज द टू बेसिक टूल्स अप्लाई इन द प्राइमरी डेटा कलेक्ट करते हुए, डेटा के कलेक्शंस के टूल क्या है आपने वो, तो कहते हैं कि एक चेन प्रोसेस, अगर एक चीज़ है तो उसकी चेन आपने नीचे बतानी है, फिर अगेन कनेक्टेड आपने वर्जन्स बताने। बट अगर आपने उसको क्लियर नहीं किया है और अगर सिर्फ एक मेन थीम लिख दी है, उसके अंदर उसकी सब हेडिंग्स कवर नहीं की हैं, तो ये एक इशू है जो हमें देखने को बहुत मिलता है। थर्ड ये होता है कि बच्चे मेथडोलॉजी को कॉपी तो कर रहे होते हैं, उसको पढ़ रहे होते हैं, लेकिन उसको डिज़ाइन करने में उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। वो डिज़ाइन करने में इस तरह होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर नहीं हैं अप्लाइड को लेके या प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा को लेके या टाइप्स ऑफ डेटा को लेके, अदर पैनल है या क्रॉस सेक्शनल है या आप टाइम सीरीज की तरफ जा रहे हैं, तो इस पे क्या होता है कि ये मिसकंसेप्शन ही जो है फिर आपके मेथडोलॉजी चैप्टर को थोड़ा सा वेग बना देते हैं, जिससे वो क्लैरिटी नहीं आती जो इस चैप्टर का या इस चैप्टर का मकसद होता है हमें क्लियर करने का। एक ये हो गया। सेकंड थिंग ये कि हम हमारी कोशिश ये होती है कि हम मैक्सिमम लेवल का जो एक स्टूडेंट्स को मैंने जो एक्सपीरियंस किया कि बच्चा एक करता है को डेटा के एयर्स में करता है, टाइम में कर रहा होता है, टाइम ड्यूरेशन में। फॉर एग्जांपल जब हम डेटा, तो हमारी मैक्सिमम स्टूडेंट्स की कोशिश होती है कि आप वो मैक्सिमम नंबर्स का डेटा कलेक्ट कर लें, बट मैक्सिमम नंबर्स करने के लिए उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड्स में बहुत ज़्यादा ओकेजनल या ऐसे कंडीशंस आ जाती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी कंडीशन है कि पेंडेमिक की, अगर मैं इस पर्टिकुलर डेटा में काम करूंगी तो मेरे पास दो कंडीशन आएंगी, एक आएगी पोस्ट पेंडेमिक और एक आएगी बिफोर पेंडेमिक और आफ्टर पेंडेमिक वाली कंडीशन। जब भी मैं इस करंट डेटा पे काम करूंगी तो मुझे इसके शॉक्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल हम ऑयल प्राइसेस पे कोई रिसर्च कर रहे हैं, सो ऑयल प्राइसेस पे भी इस वक्त आपने देखा होगा कि पेंडेमिक के शॉक्स के इफेक्ट और बिफोर पेंडेमिक जो है वो बहुत ज़्यादा वेरिएशन नज़र आई। इसी तरह आप रिसेशन पे कोई काम कर रहे हैं, स्टडी रिसेशन पे कर रहे हैं, तो 2008-2009 में एक रिसेशनरी पीरियड आया था, तो उस पर अगेन आता है कि वो पर्टिकुलर एरिया के पर्टिकुलर एयर के जो डेटा है उसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा मिलेगी आपको। सो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, या कोई इलेक्शंस का टाइम पीरियड है उसमें आपको मिल जाता है, डेमोक्रेटिक अलायंस है, या कोई एग्जाम्पल आप कोई काम कर रहे हैं, मार्शल लॉ को कोई डिस्कस कर रहा है डेमोक्रेटिक अलायंस को, तो मार्शल लॉ के में आर्मी का जो हुकूमत का दौर हुकूमत था, तो उसमें बड़ी बहुत सारा फ्लक्चुएशंस थी हमारे इंडिकेटर्स में, तो वहाँ पे थोड़ी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्टूडेंट उस पर्टिकुलर से उससे लिंक केसेस को, कंडीशंस को ओमिट कर देता है, मिस कर देता है, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है डेटा में कि उसको आप स्टडी करें और उसको पर्टिकुलर लेते हुए उसको उस पर्टिकुलर्स को सेग्रीगेट करें टाइम्स के अंदर। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने बात की कि हम पोस्ट पेंडेमिक और बिफोर पेंडेमिक को मैच कर लें, कंपैरेटिव स्टडी कर लें, तो इस तरह चीज़ें हो जाती हैं। जी डॉक्टर सज्जाद, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इस क्वेश्चन के लिए? एक्चुअली यहाँ पे इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था, थोड़ा लाइट का इशू था। नौमान क्वेश्चन का रिपीट कर दें सर को। Sir, my question was that what is the common mistake you have experienced in the thesis methodology? What is common mistake by student or? By a student. Okay. So what are the common mistakes? स्टूडेंट्स ये है कि कॉमन मिस्टेक ये होती हैं कि स्टूडेंट अपने ऑब्जेक्टिव को क्लियर नहीं कर पाता, क्योंकि मेथोडोलॉजी जो होता है वो एक डिस्क्रिप्टिव भी होता है, और दूसरा मेथोडोलॉजी जो है वो हमारा स्केच होते हैं, जो फ्लो चार्ट होता है। फ्लो चार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द मेथोडोलॉजी।
जो हमारी मेथोडोलॉजी होती है, तो उसमें फ्लो चार्ट, और उस फ्लो चार्ट को फिर हम डिस्क्राइब करते हैं। उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि फेज़ 1, फेज़ 2 या फेज़ 4 एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो जो आपके ऑब्जेक्टिव हैं, फॉर एग्जांपल आपकी थीसिस में ऑब्जेक्टिव 1, 2, 3 हैं, आपने मेथोडोलॉजी में ऑब्जेक्ट 3 कवर ही नहीं किया। तो स्टूडेंट यहाँ पे बहुत बड़ी ये मिस्टेक करते हैं कि जो उनके ऑब्जेक्टिव हैं वो मेथोडोलॉजी में क्लियर नहीं हो पाते। हम फ्लो चार्ट जब देखते हैं तो उसमें ये होता है कि भाई इसमें ऑब्जेक्टिव नंबर 2 तो है ही नहीं, ऑब्जेक्टिव नंबर फॉर एग्जांपल 5 है, तो ऑब्जेक्टिव 4 इसमें मिसिंग है। तो वो मेथोडोलॉजी इज नॉट क्लियरली रिप्रेजेंट और द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है स्टूडेंट्स जो करते हैं। सर आपके जी आंसर नुमान। और आपके आंसर और मैडम के आंसर से मैंने 4 पॉइंटें लिखी है जो मैं रिपीट करना यस चाहूँगा हमारे व्यूअर्स के लिए। एक यस जो मैडम ने आंसर दिया उसमें था कि एक इररिलीवेंट मटेरियल स्टूडेंट्स लिख देते हैं काफ़ी, वो नहीं होना चाहिए। यस और कभी-कभी रिलीवेंट मटेरियल आ जाता है मगर जो रियल कंटेंट है वो मिसिंग होता है उसके साथ। और एक यस दूसरी मिस्टेक भी होती है कि बेसिक कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो क्लियर नहीं होते। और फोर्थ जो आपने यस बताया कि ऑब्जेक्टिव्स अनक्लियर रह जाते हैं। तो ये यस 4 कॉमन मिस्टेक्स हैं जो थीसिस में ज़्यादातर होती हैं और इनको अवॉइड करना ज़्यादातर चाहिए। होती है। यस यस, स्टूडेंट शुड अवॉइड, क्योंकि जो हमारी मेथोडोलॉजी है उसमें वो मैंने आपको बताया कि वो फ्लो चार्ट की बहुत बड़ी अहमियत होती है। जब एक्सपर्ट के पास जब आपकी थीसिस जाती है या जो एक्सटर्नल आता है, तो वो मेथोडोलॉजी का फ्लो चार्ट देखता है। तो उस फ्लो चार्ट में उसको वो ऑब्जेक्टिव देखेगा और आपका फ्लो चार्ट देखेगा, देखेगा कि इसमें कितने ऑब्जेक्टिव कवर किए हैं इसने, क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो फिर डिटेल आपकी पढ़े। ठीक है। यस, एनदर क्वेश्चन नोमा। Sir, I think my all questions are clear now. यस ओके मैडम, मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं कि जो हम मेथोडोलॉजी डिज़ाइन करते हैं, तो उसमें एक मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टार्ट में लिख देते हैं स्टार्ट, आखिर में लिख देते हैं एंड। फ्लो चार्ट जब हम बनाते हैं तो उसमें स्टार्ट में लिखते हैं स्टार्ट, एंड में लिखते हैं एंड। हम्म तो ये लिखना ज़रूरी है या ये मिस्टेक होती है, हम्म या ये अवॉइड करना चाहिए इसको? देखिए, स्टार्ट को ऑब्वियसली इट्स अ प्रोसेस। कि आप इसको फ्लो चार्ट का मकसद क्या होता है? फ्लो चार्ट में तो सिंपल ये है कि एक से चीज एक निकल रही होती है, मतलब वन बाय वन आप चेन कमांड्स को कंप्लीट कर रहे होते हैं। सो अगेन स्टार्ट मींस कि आप मतलब यू आर नॉट क्लियर इटसेल्फ। फर्स्ट एक जो क्वेश्चन मेरे माइंड में जो इसको आपके क्वेश्चन को, आप तो या तो खुद क्लियर नहीं है कि इट्स स्टार्टिंग पॉइंट और दैट इज द एंडिंग पॉइंट। एक ये इशू है कि भाई आप खुद क्लियर नहीं है फर्स्ट के स्टार्टिंग पॉइंट मिड से भी स्टार्ट कर सकता है, या आपके जो रीडर है बेसिकली जो उसका रीडर है आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट का या फ्लो चार्ट का, या तो वो मिसअंडरस्टैंड करेगा। तो फर्स्टली इट्स यस, नॉट क्योंकि नेसेसरी फॉर यस ड्राफ्ट या फ्लो मोस्टली चार्ट फॉर जो द एंडिंग और अंडर स्टार्ट एंड ग्रेजुएट एंडिंग बटन देयर। मोस्टली जो अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स हैं उनकी थीसिस में या उनके प्रपोजल में मैंने ये देखा है, वो लिख देते हैं ये स्टार्ट और आखिर में लिख देते हैं एंड। तो इस चीज़ को आई थिंक अवॉइड करना चाहिए। स्टार्ट वहाँ से करें, फॉर एग्जांपल अगर आप लिटरेचर रिव्यू से स्टार्ट किया, कि लिटरेचर रिव्यू एक बेसिक पॉइंट है जहाँ से आपने स्टार्ट लिया, उसके बाद आपने लिया फॉर एग्जांपल मटेरियल कलेक्शन या साइट विजिट। अगर आपका प्रोजेक्ट है तो आपने लिख दिया साइट विजिट, साइट एवेल्युएशन, साइट इंस्पेक्शन। तो इस तरह होने चाहिए। और एंड जो है आपकी वो होगी कंक्लूजन एंड फ्यूचर रिकमेंडेशन। ऑब्वियसली ड्राफ्ट है किसी भी रिसर्च प्रोजेक्ट का या किसी भी प्रोटोटाइप प्रोजेक्ट का, सो वो सिंपल है कि आप जब स्टार्ट कर रहे होते हैं उसको, तो आपने सबसे पहले उसको इंट्रोडक्शन देना होता है, उसको ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप दे रहे होते हैं या बैकग्राउंड बता रहे होते हैं। तो इटसेल्फ ये स्टार्टिंग में होता है, बीच में मिड ऑफ द जिस तरह इंट्रोडक्शन नहीं आ सकता, इस तरह जब आप अपनी स्टडी को सम अप कर रहे होते हैं, उसको एनालिसिस के बाद जब उसको सम अप कर रहे होते हैं, कंक्लूड, तो वो एक कंक्लूड कर रहे होते हैं आप, कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपके पास आ रहे होते हैं, और कंक्लूडिंग रिमार्क्स की बेस पे फिर आप फ्यूचर रिकमेंडेशंस दे रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली दैट इज इनफ फॉर रादर कि इसको फिर इस तरह बाइफिकेशन की जरूरत नहीं दोबारा। Dr. Kiran, I would like to confirm one thing from you for the more clarity. Yes. For the more clarity,
जो हम फ्लो चार्ट बनाते हैं तो उसमें सम टाइम स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो स्क्वायर स्क्वायर बॉक्स लगाते हैं, कोई रेक्टेंगुलर बॉक्स लगाते हैं, कोई सर्कुलर बॉक्स लगा देते हैं, कोई ट्रायंगुलर बॉक्स लगा देते हैं। तो अपनी मर्जी से कोई भी आप शेप लगा सकते हैं फ्लो चार्ट में, या पर्टिकुलर कोई शेप का कोई मैसेज होता है? देखिए, पर्टिकुलर व्हेन वी आर ड्राफ्टिंग या क्राफ्ट कर रहे होते हैं आप कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, तो उसमें आप कोई भी अपना फ्लो बॉक्सेस शुड बी सेम होना चाहिए। आपके तमाम वेरिएबल्स के तमाम स्टेप्स के बॉक्सेस शुड बी द सेम। ऐसा ना हो कि एक को आपने फेज में या एक पर्टिकुलर स्टेप को आपने रेक्टेंगुलर कर दिया, एक को ट्राइंगल कर दिया, एक को स्क्वायर कर दिया, एक को राउंड सर्कल कर दिया। तो ये नहीं है। हाँ, ये है कि अगर आपको कोई मीडिएटिंग या मॉडरेटिंग कोई रोल प्ले कर रहा है तो आप उसको बाइफिकेट करने के लिए, उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए उसको थोड़ा सा डिफरेंट शेप दे सकते हैं, बट बाकी आपका फ्लो चार्ट सेम होना चाहिए। ये एक आइडियल स्टेट है। आइडियल जब हम बात कर रहे होते हैं, जो पिक्चर एक पूरा फ्लो चार्ट एक आइडियल पिक्चर की और एक रिप्रेजेंट करे एक अच्छी प्रेजेंटेशन, उसके हवाले से तो इट्स अ डिजायरेबल कंटेंट कि आप उसको इस तरह शेप करें, इस तरह ड्राफ्ट करें। थैंक यू मैडम। एंड आई थिंक स्टूडेंट्स आर मोर क्लियर अबाउट मेथोडोलॉजी और किस तरह फ्लो चार्ट बनाएंगे। और सिमिलरिटी होनी चाहिए जो आपकी फ्लो चार्ट में, फॉर एग्जांपल जैसे मैडम ने कहा कि अगर आप रेक्टेंगुलर बॉक्स रखते हैं तो वो सारे रेक्टेंगुलर बॉक्स रखें, अगर आप फॉर एग्जांपल सर्कुलर रखते हैं तो सारे सर्कुलर रखें, तो एक सिमिलरिटी हो, एक काम में, वर्क में एक वर्क फ्लो नजर आए। Madam, we have another question. One student, Naveed Ali Channa. Is there a difference between research methods and research methodology? Respected Madam. रिसर्च methods and research methodology is the same thing. ठीक है, there is no difference. Methods basically which methods you are going to apply to achieve your research objective. Simple. उस मेथोडोलॉजी को प्रोसेस, दैट इज द बेसिकली क्या है कि हाउ यू कंडक्ट मेथोडोलॉजी में आप आंसर कर रहे होते हैं क्वेश्चन का, दैट इज द हाउ यू अचीव योर रिसर्च ऑब्जेक्टिव। एक रिसर्चेबल प्रॉब्लम को जो आपने ऊपर असाइन किया है, रिसर्च उसको एक असाइन किया गया प्रॉब्लम एक सर्चेबल प्रॉब्लम है कि जनाब इस प्रॉब्लम पे मुझे काम करना है, और आपने एक रिसर्च ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट किया है, तो उस रिसर्च ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो आप मेथड्स यूज कर रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड योर रिसर्च मेथड्स, रिसर्च मैथोडोलॉजी। यस, अगेन हाँ, ये हो सकता है कि रिसर्च डिजाइन के अंदर शायद मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन थोड़ा सा मिस रिटन हो गया है। ये शायद मुझे लगता है कि रिसर्च मेथड्स और रिसर्च डिजाइन में डिफरेंस पूछना चाह रहे हैं। आई थिंक, एम आई राइट? और ये सिर्फ ये क्वेश्चन इसी तरह है। Question, I think is visible to you as well. Question is, वो पूछना चाह रहा है कि रिसर्च मेथड्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी सेम है या उसमें कोई डिफरेंस है? आई थिंक इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ वर्ड्स का डिफरेंस है। मेथोडोलॉजी इज अ ब्रॉड पर्सपेक्टिव, उसमें सारे मेथड्स आ जाते हैं। जो जो आपने रिसर्च और थीसिस में जो जो मेथड आपने यूज किए हैं, तो हम एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में उसको कहते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी। यस मैडम। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई हैव अ क्वेश्चन मैडम। Yes. एक क्वेश्चन है कि कहीं पे मैंने देखा था कि एक फ्लो चार्ट बना हुआ था। फ्लो चार्ट में स्टेप 1 फिर एरो लगा हुआ था, स्टेप 2, स्टेप 3 और स्टेप भी डिफाइन किए हुए थे उन बॉक्सेस के अंदर। और उस सारे फ्लो चार्ट के नीचे अगेन उसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई थी कि पहले हम स्टेप 1 करेंगे, उसमें ये करेंगे, फिर स्टेप 2 में जाएंगे, उसमें ये करेंगे, फिर स्टेप 3 में जाएंगे। तो अगर हम फ्लो चार्ट दे रहे हैं तो उसके नीचे उसकी, क्योंकि फ्लो चार्ट में मेरी नज़र में तो सब चीज़ डिस्क्राइब हो चुकी है, तो नीचे उसकी अगेन डिस्क्रिप्शन देना क्या ज़रूरी है या नहीं है? देखिए, फ्लो चार्ट अगर आप दे रहे हैं और फ्लो चार्ट में आपने बेसिक पॉइंट्स दिए दिए हैं, तो ऑब्वियसली देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन इट अगेन इन पैराग्राफ फॉर्म फर्स्ट। हाँ, अगर आपने कोई फ्लो चार्ट दिया है इन ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में, तो ऑब्वियसली फिर आप उसको शो करना होगा।
उसकी डिस्क्रिप्शन देनी होगी, लेकिन फ्लो चार्ट का मकसद क्या है कि आपने उसकी चीज़ें दी। हाँ, बट अगर आपने वेरिएबल्स को अगर आपने दिए फ्लो चार्ट में वेरिएबल्स दिए हैं उसके, सो उन वेरिएबल्स के दरमियान जो कनेक्शन है थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स के हवाले से वो आपने देना होगा। हाँ नोमान, मैं भी इसमें आपको क्लियर करूं कि समटाइम ये होता है कि मेथोडोलॉजी में आपने स्टेप लिख दिए। स्टेप 1 फॉर एग्जांपल आप करेंगे लिटरेचर रिव्यू, स्टेप 2 आप करेंगे मटेरियल कलेक्शन, आप करेंगे मटेरियल प्रिपरेशन, स्टेप 4 आप करेंगे फॉर एग्जांपल सैंपल प्रिपरेशन, स्टेप 5 करेंगे आप टेस्टिंग। तो उस स्टेप को फर्दर फॉर एग्जांपल आप मटेरियल कलेक्शन कैसे होगी, ठीक है, उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन के लिए आप अगेन लिखेंगे स्टेप नंबर 2 मटेरियल कलेक्शन। द मटेरियल विल बी कलेक्टेड फ्रॉम XYZ साइट ऑन दैट टाइम। जो भी आप फॉर एग्जांपल इवनिंग में सैंपल कलेक्ट करेंगे, मॉर्निंग या मॉर्निंग में करेंगे, तो वो डिटेल डिस्क्रिप्शन की अगर नीड है तो फिर आप नीचे लिखें, अगर ज़रूरत नहीं है तो फिर वो रिपीटेशन ना करें। यस ओके सर। Yes, I think today our session is very nice session, and most of the we have almost covered all the questions and all the aspect of research methodology which is used for the preparation of thesis, especially for the undergraduate students and postgraduate students. So it was very good session. Thank you very much, Dr. Kiran Jamil, and we really appreciate your time, your efforts, and your contribution for our ICE student chapter, Mehran University, Shahi Zulfikar Ali Bhutto campus, Khairpur, Miras. And we hope that you will give us another time for our another session. Thank you. Thank you so much again, Sajjad Sahab and Nauman Sahab and the whole staff of the Mehran University. And again, it's a series of lecture. Next time, inshallah, we'll come here for the new session, for the new topic and new guidelines. Till then, thank you so much from the side of Hamda University as well. Thank you so much for inviting me. Thank you. Thank you very much. Thank you.